हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री अध्ययन। और यहाँ पर आज हम फिर से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। आज मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि यूपी पीजीटी 2001 में जो आए हुए क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन जो होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं और इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ले रखे हैं जो एग्जाम्स में रिपीट हो रखे हैं। तो वो देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम इज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग कंपाउंड दिए गए हैं और हमें देखना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या देखना होता है, देखिए हमने 10th क्लास में एक रिएक्शन होती है जहां पर क्या होता है, कोई भी मेटल जो है वो अगर किसी एसिडिक हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर से क्या होता है, यहाँ पर से H2 गैस जो है क्या होती है, वो इवॉल्व होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप की जो भी हमें अगर कहीं पर मेटल किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस रिलीज होती है, यहाँ पर से H2 गैस रिलीज होती है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत कि जो मेटल होते हैं वो किसकी तरह काम कर सकते हैं, एज ए बेस काम कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे, जब हमारे पास रिएक्टेंट के पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर जब हमारा मेटल एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो एक तो बनता है क्या, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये पहचानना है कि एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कौन से हैं। तो एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वो होते हैं जहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे फ्लोरीन से कहीं पर हाइड्रोजन जुड़ा हो, ऑक्सीजन से कहीं पर हाइड्रोजन जुड़ा हो, नाइट्रोजन से कहीं पर हाइड्रोजन जुड़ा हो, इस टाइप का कोई भी कॉम्प्लेक्स होंगे तो उनमें कहते हैं, क्या कहते हैं, इनको हम एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। अब अगर हम इन कॉम्प्लेक्स में देखें तो जहां पर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो क्या होंगे, सारे के सारे एसिडिक होंगे और वो मेटल से रिएक्ट करेंगे। तो पहला अगर ऑप्शन देखें तो हमारे पास है CH3 CH2OH। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये तो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ। सेकंड ऑप्शन में अगर देखें तो ये क्या है, ईथर है। ईथर में जो ऑक्सीजन है उससे कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है तो ये क्या करेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम सी ऑप्शन चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास CH3COOH, यहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है यानी एसिडिक हाइड्रोजन है। और लास्ट ऑप्शन है, ये तो सेम ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन की तरह, CH3CH2OH, तो ये भी रिएक्ट कर जाएगा। तो कौन सा रिएक्ट नहीं करेगा, जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, यानी बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में हमको ओवरऑल ये कंक्लूजन देखना है कि कहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। जहां पर भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वहां पर क्या करता है, जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करके H2 गैस का इवोल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ब्यूटेन विल बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो है वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री से। स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं वो होते हैं तीन टाइप के। एक होते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर, दूसरे होते हैं ज्योमेट्रिकल, और थर्ड टाइप के कौन से होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है वो कौन सा है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स है। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऐसे आइसोमर होते हैं जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के रोटेशन से हमें ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास एन ब्यूटेन है उसका कन्फर्मेशनल आइसोमर बना के देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो देखिए इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को। यहाँ पर हमारे पास अगर मैं एन ब्यूटेन लिखूं, CH3 CH2 और CH3, ये एन ब्यूटेन है। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन कार्बन बीच वाला जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है उसके अलोंग क्या होता है, रोटेशन होता है। तो इसको हम न्यूमैन प्रोजेक्शन के फॉर्म में पहले लिखना पड़ता है। ठीक है, तो पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन के फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। ऐसे करके हम फ्रंट वाले कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। माना हमारे पास ये पहला कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, तो पहले कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ और दो क्या लगे हुए इस पर, ये दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो एक तो हम यहाँ पर CH3 लिख देते हैं और इससे क्या लिख लेते हैं, दो हाइड्रोजन ऐसे लिख लेते हैं। अब सेकंड में क्या करते हैं, ये तो फर्स्ट कार्बन हो गया, अब हम सेकंड कार्बन, ये वाला कार्बन लेते हैं और इसको क्या लिखते हैं, बैक साइड में।
बैक साइड में हमारे पास अगर मैं ठीक इसके पीछे CH3 और यहाँ पर H और यहाँ पर H लिख देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस टाइप का इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या था, CH3 CH2 CH2 CH3, इसको हमें किस में कन्वर्ट करने ना, सबसे पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन में, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम जिसके थ्रू हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमें कन्फर्मेशनल आइसोमर्स देखना है तो सबसे बेटर तरीका है कि हम इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में ड्रॉ कर लें। तो ये पहले हमने इसको कर लिया। अब हम क्या करते हैं, फ्रंट कार्बन को ऐसा रखते हैं और बैक कार्बन को क्या करते हैं, ये जो पीछे वाला कार्बन है, ये वाला इसके पीछे, ये फ्रंट कार्बन है, इसके पीछे बैक वाला कार्बन होगा, उसको 60 डिग्री रोटेट करते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको 60 डिग्री रोटेट करूं तो ये वाला CH3 आगे आएगा, ये वाला ऐसे घूमेगा और ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ घूमेगा। तो क्या हो जाएगा, फ्रंट वाला कार्बन तो ऐसा ही रहेगा, फ्रंट को मैंने ऐसे ही लिख दिया CH3H। जब बैक वाला ये वाला 60 डिग्री रोटेट होगा तो ये CH3 आ जाएगा यहाँ पर, और ये वाला जो H है, ये वाला जो H है, ये वाला ये आ जाएगा यहाँ पर को, जो H यहाँ पर आ गया, और ये वाला जो H है वो घूम करके कहाँ चले जाएगा, इधर पर H, ठीक है। फिर से हम 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाला आके यहाँ घूम जाएगा और ये वाला पहुंच जाएगा, ये वाला जो आ जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर। तो कुछ ऐसा हो जाएगा। फ्रंट वाले को हम वैसे ही कांस्टेंट रखेंगे CH3H। अब देखिए ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आ गया, CH3 आ गया है यहाँ पर, और H आ गया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए एक बार और हम इसको 60 डिग्री रोटेट करते हैं तो ये जो CH3 है वो यहाँ पर आ जाएगा, और भी ऐसे ही रोटेट होते रहेंगे। तो ये हो जाएगा ऐसे CH3, फ्रंट वाले को हम ऐसे लिखेंगे HH। अब जो CH3 आ गया वो यहाँ पर आ गया है, H पीछे वाला यहाँ पर आ गया, और एक H यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 स्ट्रक्चर यहाँ पर से हम ऑब्टेन हो गए। अब हम क्या करते हैं, देखिए जहाँ पर हमारे पास CH3 के ठीक पीछे CH3 होता है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, एक्सलिफ्ट, ECLIPSED। एक्सलिफ्ट मतलब जहाँ पर डायहेड्रल एंगल थीटा की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 0 डिग्री। मतलब ठीक एक के पीछे एक ग्रुप लगे हैं, जैसे CH3 के पीछे CH3, H के पीछे H, ये क्या कहलाता है, एक्सलिफ्ट कहलाता है। यानी कि यहाँ पर डायहेड्रल एंगल यानी कि दो CH3 के बीच या दो H के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर जब CH3 और CH3 60 डिग्री के एंगल पर है, या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 60 डिग्री के एंगल पर है, उस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, गॉच टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है, गॉच। और ये भी कैसा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर कहलाता है वो कहलाता है स्टैगर्ड। एक होता है एक्लिफ्ट, जब एक के पीछे एक बॉन्ड होता है, और दूसरा तरीका हो सकता है कि 60 डिग्री के एंगल पर हो दो ग्रुप। तो जो जब भी 60 डिग्री के एंगल पर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड। और जब CH3 आपस में 60 डिग्री के एंगल पर हो उसको गॉज बोला जाता है। उसके बाद आगे हम जब इसको फिर से रोटेट करते हैं तो यहाँ पर भी ये देखिए जो ग्रुप है एक दूसरे के ठीक पीछे आ रखे हैं, ये क्या है, एक्लिफ्ट है, ठीक है। एक्लिफ्ट मतलब एक के पीछे एक ग्रुप होना, और जब ग्रुप 60 डिग्री के एंगल पर होते हैं उसको स्टैगर्ड बोलते हैं। लेकिन एक्लिफ्ट तो है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर CH3 के ठीक पीछे CH3 ना करके हाइड्रोजन है, तो ये एक्लिफ्ट तो है लेकिन पार्शियली एक्लिफ्ट है, पार्शियली एक्लिफ्ट, ठीक है। अब देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट जो स्ट्रक्चर है वहां पर CH3 और CH3 एक दूसरे के ठीक 180 डिग्री पे है, तो यहाँ पर मिनिमम रिपल्सन होगा, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। और यहाँ पर जब थीटा की वैल्यू बताएंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री, यानी कि CH3 और CH3 कहाँ पर लगे हुए हैं, 180 डिग्री पे लगे हुए हैं। हाइड्रोजन अपोजिट में कितने लगे हुए हैं, 180 डिग्री पे है। तो यहाँ पर जो होगा उसको क्या बोलते हैं, ये है तो क्या, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड मतलब जब ग्रुप्स आपस में एक के पीछे एक ना होकर के 60 डिग्री के एंगल पर हो। लेकिन कैसा है, एंटी स्टैगर्ड है। एंटी मतलब ठीक जब लार्ज बल्कि ग्रुप एक दूसरे के ठीक अपोजिट पर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एंटी स्टैगर्ड। तो देखिए दो ही टाइप की चीजें हमें देखनी है, एक देखनी है एक्लिफ्ट। एक्लिफ्ट मतलब ग्रुप के पीछे एक दूसरा ग्रुप जहाँ पर थीटा की वैल्यू होती है डायहेड्रल एंगल की वैल्यू 0, और एक होती है क्या, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ठीक 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जब ग्रुप एक दूसरे के ठीक पीछे लगे होते हैं तो उसको एक्लिफ्ट बोलते हैं, और जब 60 डिग्री पे होते हैं तो उसको स्टैगर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एंटी स्टैगर्ड में देखें तो दो CH3 ग्रुप एक दूसरे के ठीक अपोजिट लग रखे हैं, यानी कि यहाँ पर मिनिमम रिपल्सन होगा। क्या होगा, मिनिमम रिपल्सन होगा। इस वजह से जो हमारे पास अगर क्वेश्चन में देखें
तो पूछ रखा है कि मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा। तो देखिए एक्लिफ्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक्लिफ्ट में क्या होगा, ठीक एक के पीछे दूसरा ग्रुप लगा होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक्लिफ्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर CH3 और CH3 आपस में रिपल्सन क्रिएट करेंगे। और गॉच में भी देखिए, गॉच ये फॉर्म है, ठीक है, गॉच फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर फिर भी CH3 और CH3 पास में है, तो यहाँ पर भी 60 डिग्री के एंगल पर रिपल्सन जरूर होगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास पार्शियली एक्लिफ्ट है, इसमें भी रिपल्सन होगा, क्योंकि एक दूसरे के ठीक पीछे ग्रुप लगे हैं। लेकिन अगर हम एंटी स्टैगर्ड में देखें, एंटी स्टैगर्ड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एंटी स्टैगर्ड में CH3 और CH3 ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल पीछे लग रखे हैं, अपोजिट में लग रखे हैं। इस वजह से यहाँ पर मिनिमम रिपल्सन होगा। इस वजह से जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन एंटी स्टैगर्ड हो जाएगा। ठीक है, गॉच नहीं हो सकता, एक्लिफ्ट नहीं होता, स्क्यू बोर्ड तो पाया ही नहीं जाता, इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगरेशन बनाने आने चाहिए, हमें कुछ नहीं करना होता, हमें इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन के फॉर्म में लिखना होता है और 60 डिग्री रोटेट करके चेक करना होता है। ठीक एक के पीछे एक ग्रुप होगा तो उसको बोलते हैं एक्लिफ्ट, और 60 डिग्री के एंगल पर स्टैगर्ड। लेकिन एक्लिफ्ट और स्टैगर्ड भी पार्शियली एक्लिफ्ट, फुली एक्लिफ्ट अलग अलग होते हैं, और स्टैगर्ड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, गॉच होता है, एंटी होता है। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है टॉटोमेरिज्म विल बी एग्जिबिटेड बाय। ठीक है, इनमें से कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करता है। ठीक है, मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ पहले। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कीट इसको बोला जाता है कि कीटो फॉर्म। ठीक है, और अगर क्या हो जाए, ये जो C डबल बॉन्ड O इसके बगल वाला जो यहाँ पर कार्बन होता है, ये कौन सा है, ये वाला हमारे पास sp3 कार्बन है, और इसका जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, एसिडिक प्रोटॉन। एसिडिक प्रोटॉन यानी कि ये यहाँ से आसानी से बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बगल में है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर से निकल करके ये ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि 1 से 3rd पे हाइड्रोजन चले जाता है और बॉन्ड एक स्थान पीछे आ जाता है। तो क्या बन जाएगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस CH3C ऑक्सीजन पे चले गया हाइड्रोजन, और बॉन्ड आ गया एक स्थान पीछे, डबल बॉन्ड CH2। तो ये देखिए, ये कीटो फॉर्म थी, और ये क्या है, इन प्लस ऑल फॉर्म। ठीक है, इन मतलब डबल बॉन्ड, OH मतलब ऑल, तो इनॉल, कीटो इनॉल। ठीक है, तो ये एग्जांपल है कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, किसका एग्जांपल है, टॉटोमेरिज्म का। ठीक है, ये भी जो क्वेश्चन है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री से ही है, जिसको हम टॉटोमेरिज्म टाइप का आइसोमर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो जाता है। तो इस टाइप के ग्रुप जहां पर भी हमारे पास इस टाइप के ग्रुप हो, जैसे कार्बन हाइड्रोजन 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 और C डबल बॉन्ड, या फिर हम लिख सकते हैं कोई भी C की जगह X कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं X डबल बॉन्ड Y। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस टाइप का ग्रुप जहां पर भी होगा, जहां पर ये जो हाइड्रोजन हो कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, या इसको बोला जा सकता है क्या, इनोलाइजेबल। इनोलाइजेबल मतलब जो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होने लायक हाइड्रोजन हो। तो ये जो कार्बन है वो कैसा होता है, वो sp3 हाइब्रिडाइट होता है। तो यहाँ पर से क्या होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर से ट्रांसफर हो जाएगा Y पर, और बॉन्ड एक स्थान आ जाएगा पीछे, जैसा हमने अभी ऊपर वाले एग्जांपल में देखा है। तो इस टाइप के जहां पर भी हमको sp3 हाइब्रिडाइट कार्बन दिखेगा और उसके बगल में X डबल बॉन्ड Y टाइप का ग्रुप दिखेगा, वहां पर हम बोल देंगे कीटो इनोल आइसोमेरिज्म है। मतलब जो ये वाला sp3 हाइब्रिडाइट कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी वो ट्रांसफर हो पाएगा। अब हम अपना ऑप्शन देखते हैं कौन सा टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें पहला ऑप्शन ए ऑप्शन, तो हमारे पास ए ऑप्शन में है CH3C CH3 CH3 CNO। ठीक है, CNO एन डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर N डबल बॉन्ड तो है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये कीटो इनोल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन अगर हम बी देखें तो यहाँ पर भी क्या है, NH है, यहाँ पर तो N डबल बॉन्ड O टाइप का ग्रुप नहीं है, यानी कि X डबल बॉन्ड Y टाइप का ही ग्रुप नहीं है। अगर हम देखें NH CH3 और CH3, इस टाइप का ग्रुप तो कीटो इनोल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, यानी कि बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड अगर हम सी ऑप्शन देखें तो क्या है, R पे C R R और NO2। ठीक है, N डबल बॉन्ड O और O। तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो इस वाले कार्बन पर भी कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो सी ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं हो सकता।
अब अगर हम डी ऑप्शन में जाएंगे तो डी ऑप्शन में क्या है, आर सी एच एच NO2 N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये हमारे पास N डबल बॉन्ड O टाइप का ग्रुप भी है और बगल में sp3 कार्बन पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन में ट्रांसफर हो जाएगा और बॉन्ड एक्सटर्नल आ जाएगा पीछे। तो क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड N और ये हाइड्रोजन ऐसा ही रहा और यहाँ पर OH और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन ऐसे ही जुड़ा रहा। तो ये क्या कौन सी फॉर्म आई, इनोल टाइप की फॉर्म आई, ठीक है। इनोल तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन ये यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड और OH टाइप का है और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर N डबल बॉन्ड होता। तो ये यहाँ पर क्या हो सकता है, टोटोमेरिज में शो हो सकती है, टोटोमेरिज में यहाँ पर शो हो सकता है, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, इस वाले को फॉर्म को बोलेंगे नाइट्रोफॉर्म और ये वाला फॉर्म कहलाएगा एसी नाइट्रोफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर कीटो इनोल आइसोमेरिज में शो हो सकती है, किसमें, डी ऑप्शन में कीटो इनोल आइसोमेरिज में शो हो सकती है। तो इसमें हमें यही देखना है कि जो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन है उस पर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए और X डबल बॉन्ड वाई टाइप का ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द सिलेंड्रिकल शेप ऑफ एल्काइन इज ड्यू टू, ठीक है। इनमें से सिलेंड्रिकल शेप ऑफ एल्काइन किस वजह से होता है, ठीक है। तो देखिए एल्काइन जो होता है वो हमारे पास, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है पहले 3 सिग्मा कार्बन कार्बन बॉन्ड, 3 पाई कार्बन कार्बन बॉन्ड, 2 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। तो हमारे पास जो एल्काइन होता है वो क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH और H, ठीक है। तो ये हमारे पास, तो इसमें हमें क्या देखना है कि जो सिलेंड्रिकल शेप है एल्काइन का वो किस वजह से होता है, ठीक है। तो जो एल्काइन का जो सिलेंड्रिकल शेप आएगा वो किस वजह से आएगा, जो ये C ट्रिपल बॉन्ड C जो है उस वजह से आएगा। तो कैसे आएगा देखते हैं हम। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो वो होता है sp और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है sp। तो इसका मतलब sp मतलब इसमें क्या होंगे, इसमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, तो इसमें हमें क्या देखना है कि हमें इसमें पहले जो सिलेंड्रिकल शेप आता है वो आता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की वजह से, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp और दूसरे का भी sp, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, दो क्या होंगे, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे हर किसी कार्बन पर, ठीक है। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन है तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है। इसमें भी क्या होगा, ऐसे ही एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ने सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे होगा। और इसमें से क्या होगा कि जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसने क्या किया होगा, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, इसने भी हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर बॉन्ड, जैसा कि हमको दिख रहा है। इसमें क्या एक सिग्मा बॉन्ड और 2 क्या है यहाँ पर पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये, तो क्या होगा यहाँ पर 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो रहे होंगे वो क्या रहे होंगे, इसके परपेंडिकुलर, एक ये वाला, ठीक है, और दूसरा क्या रहा होगा, दूसरा जो होगा वो होगा कुछ ऐसे y एक्सिस पे। तो क्या होगा, ये हमारे पास ऐसे पाई बॉन्ड एक ये वाला बनेगा, ठीक है, ये पी वाई ओवरलैपिंग की वजह से, और एक जो बनेगा वो किस वजह से बनेगा, वो बनेगा ये वाला जो पीजेड ओवरलैपिंग से बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो शेप आ रहा है वो किस टाइप का आ रहा है, ये वाला जो शेप है वो कैसा है, वो है सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप, ठीक। तो सिलेंड्रिकल शेप जो आ रहा है वो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, एक तो सिग्मा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है और 2 क्या है पाई बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कि जो सिलेंड्रिकल शेप आ रहा है वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सिलेंड्रिकल शेप ऑफ एल्काइन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वर्डिंग पर ध्यान देना है कि सिलेंड्रिकल शेप पूछा गया है, ये हाइड्रोजन वगैरह ये सब सिलेंड्रिकल शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सिलेंड्रिकल शेप ऑफ एल्काइन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल सा है लेकिन वर्डिंग थोड़ा सा ध्यान देनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट कायरल कार्बन एटम, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसके पास कायरल कार्बन एटम नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं कि कोई भी कायरल सेंटर वो सेंटर होता है जहां पर क्या होता है, जिस कार्बन से
4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े रहते हैं, एक्स वाई जेड ए। इस टाइप से अगर कहीं पर 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े रहते हैं कार्बन से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो पहला ऑप्शन जो देखें, पहले ऑप्शन में देखें तो CH3 है, ठीक है। कार्बन से देखिए HH C H H और Cl। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, दूसरा भी हाइड्रोजन, तो अलग अलग ग्रुप नहीं जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन सेम जुड़े हैं, इससे भी 2 हाइड्रोजन सेम जुड़े हैं। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन जो उसमें क्या है, कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप किसी भी कार्बन से नहीं जुड़े हैं, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगर हम बी ऑप्शन को चेक करें तो बी ऑप्शन में देखें तो CH3 CH Cl और ये CH2Br। तो यहाँ पर इस कार्बन को देखें तो 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं, Cl H CH3 और CH2Br, यानी कि ये तो क्या है, ये कायरल है। अगर थर्ड ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन, तो CH3 CH2 CH Cl और COOH। तो यहाँ पर भी देखिए 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं इस कार्बन से, तो ये भी कैसा है, कायरल है। और डी ऑप्शन तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है कि CH3 CH Cl और Br। तो यहाँ पर 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं, तो डी ऑप्शन भी कैसा है, कायरल। तो इसमें से कौन सा कायरल नहीं है, ए ऑप्शन, क्योंकि ए ऑप्शन में कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जहां पर 4 अलग अलग ग्रुप उससे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।